नमस्ते दोस्तों। स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सनसनीखेज कहानी जो रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है प्यार, विश्वासघात और एक ऐसी हत्या की जिसने एक परिवार को तहस-नहस कर दिया। अगर आप हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में उसरा खार थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव रिठुरी में रहता था वीरेंद्र सिंह। उसके परिवार में थी पत्नी उमा देवी, तीन बेटियां प्रियंका, संध्या और लवली, और एक बेटा ईश कुमार। प्रियंका, सबसे बड़ी बेटी, माता पिता की लाडली थी, लेकिन जैसा कि गांवों में अक्सर होता है, जहां शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, प्रियंका को भी सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ाया गया। उसके बाद मां ने उसे घर बिठा लिया। बस, इतनी पढ़ाई काफी है, उमा देवी ने कहा। अब गृहस्थी के काम सीख, ससुराल में यही काम आएगा। 18 साल की होने पर वीरेंद्र और उमा ने प्रियंका के लिए वर ढूंढना शुरू किया। इसी सिलसिले में उन्हें मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के गांव हेरौली में रहने वाले शिवराज सिंह के बारे में पता चला। शिवराज के माता पिता शारदा और ओम प्रकाश के 3 बेटे थे, अवधेश, शिवराज और देशराज। अवधेश की शादी हो चुकी थी और वह अपनी पत्नी अनीता और 2 बेटों के साथ अलग रहता था। अब ओम प्रकाश शिवराज का घर बसाना चाहता था। शिवराज पेशे से राजमिस्त्री था और अच्छा पैसा कमा लेता था। वीरेंद्र ने हेरौली जाकर शिवराज को देखा, ओम प्रकाश से बात की और रिश्ता पक्का हो गया। प्रियंका और शिवराज की शादी धूमधाम से हुई। मायके से विदा होकर प्रियंका ससुराल पहुंची। शुरुआत में उसका वैवाहिक जीवन सुखमय रहा। 1 साल बाद प्रियंका ने एक बेटी सुजाता को जन्म दिया, लेकिन खुशहाल परिवार को जल्द ही काल की नजर लग गई। पहले सास शारदा की मृत्यु हुई, फिर ससुर ओम प्रकाश भी चल बसे। सास की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी प्रियंका के कंधों पर आ गई। वह सारे घरेलू काम संभालने लगी। इधर देशराज, शिवराज का छोटा भाई, भी राजमिस्त्री बन गया था। दोनों भाई कभी साथ, कभी अलग अलग काम करते। देशराज जो भी कमाई लाता, प्रियंका को सौंप देता। 2 लोगों की कमाई से घर में बचत भी होने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात एक ऐसी घटना हुई जिसने देशराज की सोच को पूरी तरह बदल दिया। ये गर्मियों की रात थी। देशराज छत पर सो रहा था, जबकि प्रियंका, शिवराज और सुजाता कमरे में। आधी रात को प्यास लगने से देशराज की नींद खुली। वह पानी पीने के लिए सीढ़ियां उतरकर आंगन में आया। तभी उसने एक ऐसा नजारा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। प्रियंका कमरे से निकली, पूरी तरह निर्वस्त्र। आंगन में 100 वाट का बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में प्रियंका का नग्न शरीर साफ दिख रहा था। देशराज के कदम जहां के तहां ठिठक गए। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, सांसें थम सी गईं। वह जीने पर था जहां रोशनी नहीं पहुंच रही थी। इसलिए वह प्रियंका को देख रहा था, लेकिन प्रियंका उसे नहीं देख पाई। प्रियंका ने अपने बाल समेटे और टॉयलेट की ओर बढ़ गई। देशराज समझ गया कि प्रियंका अपने पति के साथ अंतरंग पल बिताकर शरीर धोने के लिए बाहर आई थी। 2 मिनट बाद प्रियंका टॉयलेट से निकली और कमरे में चली गई। देशराज जैसे पत्थर बनकर खड़ा रहा। उसके दिल में तूफान उठ रहा था। वह आंगन में आया, टॉयलेट गया, फिर छत पर लौटकर लेट गया। लेकिन नींद गायब थी। उसके दिमाग में बार बार प्रियंका का वही नजारा कौंध रहा था। क्या हसीन बदन है, उसने सोचा। एक बेटी की मां, फिर भी कुंवारी सी लगती है। उस रात के बाद देशराज का प्रियंका को देखने का नजरिया बदल गया। वह उसे भाभी नहीं, प्रेमिका की तरह देखने लगा। उसने ठान लिया कि वह प्रियंका को हासिल करके रहेगा। कई रातें उसने छत पर बिताईं, ये उम्मीद लिए कि फिर वही नजारा देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इधर प्रियंका ने भी देशराज की नजरों को पढ़ लिया। औरत मर्द की नीयत को जल्दी समझ लेती है। प्रियंका को देशराज की नीयत बुरी नहीं लगी। यह सोचकर कि वह किसी के ख्वाबों की मलिका है, वह रोमांचित हो उठी। एक दिन बेमौसम बारिश में देशराज को बुखार हो गया। शिवराज ने उसे काम पर जाने से मना कर दिया। आज आराम कर, नहीं तो तबीयत और बिगड़ जाएगी, उसने कहा। देशराज ने गांव के डॉक्टर से दवा ली और चादर ओढ़कर लेट गया।
दोपहर को घरेलू कामों से फुर्सत पाकर प्रियंका देशराज के कमरे में आई। वह तख्त के पास स्टूल खींचकर बैठ गई। देशराज ने हसरत भरी नजरों से उसे देखा। दवा से आराम मिला? प्रियंका ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभी एक ही खुराक ली है, तबीयत वैसी ही है, देशराज ने कराहते हुए कहा। प्रियंका ने उसके माथे पर हाथ रखा। उसका शरीर गर्म था। प्रियंका के स्पर्श ने देशराज को रोमांचित कर दिया। तुमने हाथ रखा तो आधी हरारत दूर हो गई, उसने कहा। प्रियंका हंसी। अगर ऐसी बात है तो मैं तेरा सिर दबा देती हूं। उसने देशराज का माथा मसला, भौहें दबाईं और बालों में उंगलियां फेरने लगी। देशराज ने आंखें बंद कर लीं और उस स्पर्श का आनंद लेने लगा। प्रियंका भी रोमांचित हो रही थी। देशराज अब रुक नहीं सका। उसने करवट बदली, प्रियंका की कलाई पकड़ी और उसे तख्त पर खींच लिया। देवर जी, ये क्या कर रहे हो? प्रियंका कसमसाई। भैया को पता चला तो दोनों की खैर नहीं। भाभी, यही तो मौज है, किसी को भनक तक नहीं लगेगी, देशराज ने कहा। उसने प्रियंका के होंठों को अपने होंठों से बंद कर दिया। फिर दोनों अपनी सीमाएं लांघ गए। उस दिन प्रियंका को देशराज की बाहों में अपने पति से ज्यादा सुख मिला। उस दिन से प्रियंका का जीवन दो हिस्सों में बंट गया। वह न पति को निराश करती, न देवर को। लगभग 1 साल तक यह सिलसिला चला। लेकिन धीरे धीरे शिवराज को प्रियंका और देशराज की नजदीकियां खटकने लगीं। उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह खुलकर कुछ कह नहीं सका। लेकिन मन में संदेह का बीज पड़ चुका था। उसने फैसला किया कि वह देशराज की शादी कर देगा। शिवराज ने पास के गांव चितापन में राम अवतार शाक्य की बेटी राजकुमारी को देशराज के लिए चुना। जल्दी ही उनकी शादी हो गई। राजकुमारी तेज तर्रार थी। उसने देखा कि देशराज और प्रियंका आपस में फुसफुसाते हैं, अर्थपूर्ण तरीके से मुस्कुराते हैं और एकांत में चुहल करते हैं। उसका माथा ठनक गया। नई नवेली होने के कारण वह कुछ कह नहीं सकी, लेकिन उसने देशराज पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात राजकुमारी की नींद खुली। वह चौंकी, क्योंकि देशराज बेड पर नहीं था। वह उसे ढूंढने निकली तो छत पर पाया, जहां वह प्रियंका से बातें कर रहा था। आधी रात को तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? राजकुमारी ने गुस्से में पूछा। प्रियंका और देशराज घबरा गए। देशराज ने सफाई दी। नीचे गर्मी थी, इसलिए छत पर आ गए। लेकिन राजकुमारी का शक यकीन में बदल गया। तुम देवर भाभी नहीं, वासना के भूखे यार हो, उसने दो टूक कहा। देशराज गुस्से में आ गया। उसने राजकुमारी के बाल पकड़े, उसे नीचे घसीटा और जमकर पीटा। उसी रात राजकुमारी ने फैसला कर लिया। वह गर्भवती थी, इसलिए अब भी अलग होना ठीक नहीं था। लेकिन उसने ठान लिया कि बच्चे के जन्म के बाद वह घर को दो हिस्सों में बांट देगी। राजकुमारी ने एक बेटे को जन्म दिया। प्रियंका ने उसकी सोहर संभाली। लेकिन सोहर खत्म होते ही राजकुमारी ने ऐलान कर दिया, मैं संयुक्त परिवार में नहीं रह सकती। मेरा चूल्हा और हिस्सा अलग कर दो। शिवराज और देशराज ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार आंगन में दीवार खड़ी हो गई। चूल्हे अलग हुए, रास्ते अलग हुए। राजकुमारी को लगा कि अब देशराज का प्रियंका से मोह खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रियंका और देशराज का मेल मिलाप चोरी छिपे नहीं, बल्कि खुलेआम चलता रहा। देशराज प्रियंका के घर जाता। इससे दोनों घरों में तनाव बढ़ने लगा। गांव में भी उनके अवैध संबंधों की चर्चा होने लगी। शिवराज ने गांव की बातों को आधार बनाकर प्रियंका से पूछताछ की, लेकिन प्रियंका ने साफ इनकार कर दिया। यह सब राजकुमारी की चाल है, उसने कहा। वह मुझे बदनाम करना चाहती है। शिवराज के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह चुप रहा। इसी बीच प्रियंका गर्भवती हो गई। जब राजकुमारी को यह पता चला, वह सन्न रह गई। उसे यकीन था कि प्रियंका का बच्चा शिवराज का नहीं, देशराज का है। जैसे जैसे प्रियंका का गर्भ बढ़ा, राजकुमारी की चिंता भी बढ़ती गई। उसे डर था कि अगर प्रियंका ने देशराज का बच्चा जन्म दिया तो वह अपने पति को हमेशा के लिए खो देगी। राजकुमारी ने हर कोशिश की, लेकिन प्रियंका और देशराज का रिश्ता तोड़ न सकी। आखिरकार उसने एक खतरनाक फैसला लिया। 10 जुलाई 2013 की शाम प्रियंका अचानक लापता हो गई। अगले दिन 11 जुलाई की सुबह उसकी लाश घर से 50 मीटर दूर एक गड्ढे में मिली। लाश पर गहरे घाव थे, खून से सनी थी। साफ था कि उसकी हत्या की गई थी।
पूरा गांव गड्ढे के पास जमा हो गया। देशराज का माथा ठनक गया। उसे बीती शाम का वाकया याद आया। जब वह काम से लौटा था, राजकुमारी ने भूतल का कमरा बंद कर रखा था। उसने ऊपरी मंजिल पर खाना बनाया और सबको वहीं सुलाया। उस वक्त प्रियंका लापता थी। शिवराज भी उसे पूछने आया था, लेकिन राजकुमारी ने कहा, मुझे नहीं पता दीदी कहाँ गई। देशराज ने घर पहुंचकर भूतल का कमरा खोला। फर्श लीपा हुआ था, लेकिन दीवारों पर खून के छींटे थे, जिन्हें साफ करने की कोशिश की गई थी। रखी कुल्हाड़ी पर भी खून लगा था। देशराज को अब कोई शक नहीं रहा कि प्रियंका की हत्या राजकुमारी ने की थी। वह तुरंत गड्ढे के पास पहुंचा। किसी ने पुलिस को सूचना दे दी थी। थाना अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा और सीओ रामानंद कुशवाहा मौके पर पहुंचे। देशराज ने शिवराज को सारी बात बताई। पुलिस को सारी जानकारी दी गई। प्रियंका की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। शिवराज की तहरीर पर धारा 302, 316 और 201 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शिवराज और देशराज को शक था कि राजकुमारी अपने मायके गई होगी। पुलिस तुरंत इटावा के रिठुरी गांव पहुंची। वहां राजकुमारी मिल गई। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। राजकुमारी ने बताया कि वह प्रियंका और देशराज के रिश्ते से परेशान थी। उसे डर था कि प्रियंका का बच्चा जन्म लेगा तो देशराज उसे छोड़ देगा। 10 जुलाई को गांव में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। प्रियंका और राजकुमारी शोक जताने गई थीं। शाम को पुरुष श्मशान गए तो राजकुमारी को मौका मिल गया। उसने प्रियंका को बहाने से अपने घर बुलाया। दीदी, मेरे घर नहा लो, फिर अपने घर जाना, उसने कहा। प्रियंका को कोई शक नहीं हुआ और वह चली गई। राजकुमारी ने प्रियंका को भूतल के कमरे में बिठाया। गपशप के बीच उसने मौका देखकर कुल्हाड़ी उठाई और प्रियंका के सिर पर पूरी ताकत से वार किया। पहला वार ही जानलेवा था। प्रियंका चीख भी नहीं सकी और तख्त पर ढेर हो गई। राजकुमारी ने तब तक वार किए जब तक प्रियंका मर नहीं गई। उसने लाश को तख्त के नीचे छुपाया। बाथरूम में नहाकर अपने कपड़ों पर लगा खून साफ किया। देशराज सुबह काम पर गया था। उसके लौटने पर राजकुमारी ने नीचे का कमरा बंद रखा, ऊपर खाना बनाया और सबको वहीं सुलाया। आधी रात को उसने लाश को गड्ढे में फेंक दिया। कुल्हाड़ी, तख्त और दीवारों के खून के दाग साफ किए। सुबह लाश मिलने पर वह पकड़े जाने के डर से मायके भाग गई। 12 जुलाई को पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया और वह जेल भेज दी गई। दोस्तों, ये थी रिठुरी गांव की त्रासदी। प्यार और वासना की आग में एक परिवार बर्बाद हो गया। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसे कहां से देख रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।